Hello student, this is our 7th lesson of SS of class 5th grassland, which is known as prairies. So the point that we are going to discuss in this chapter will be location of prairies, climate, rivers, natural resources, economic resources, crops, vegetation, wildlife, life of the people. So these are the main points that we are going to discuss in this lesson grassland prairies. तो सबसे पहले गाइस हमें क्या जानना है, ग्रासलैंड के बारे में जानना है कि ग्रासलैंड होता क्या है, किसे कहते हैं ग्रासलैंड। क्योंकि ग्रासलैंड को क्या है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, उनमें से एक नेम है प्रेरीज। तो चलते हैं गाइस लेसन की फर्स्ट लाइन की तरफ, जिसमें कि आपको डेफिनेशन मिलेगी ग्रासलैंड की। Grasslands are open lands spread over large area. They are marked by sparse trees and extensive grass, as well as a variety of small and large animals. They are found in the regions which have either hot or cold climate marks with little rainfall. तो गाइस सबसे पहले आपको जानना है कि ग्रासलैंड घास के मैदान क्या होते हैं। ग्रासलैंड्स आर ओपन लैंड। ग्रासलैंड क्या होते हैं? ओपन लैंड होते हैं, खुले लैंड होती है, खुली भूमि होती है, स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, जो कि एक बड़े क्षेत्र के ऊपर फैला होता है। दे आर मार्क्स बाय स्पार्स ट्रीज। स्पार्स ट्रीज से वो मार्क्स होते हैं, यानी उसके अंदर जो ट्रीज हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो क्वांटिटी है वो कम होती है, और जो ग्रास है वो एक्सटेंसिव होता है। एंड एक्सटेंसिव ग्रासेस, और ग्रास जो है काफी दूर तक फैला होता है। एज वेल एज अ वेराइटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज एनिमल, यहाँ तक कि उसमें जो एनिमल है उसकी वैरायटी, स्मॉल और लार्ज एनिमल की जो वैरायटी भी मौजूद होती है। दे आर फाउंड इन द रीजन विच हैव ईदर हॉट और कोल्ड क्लाइमेट मार्क्स विद लिटिल रेनफॉल। ये जो ग्रासलैंड है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो या तो गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं, जहां पे बहुत कम बारिश होती है। Most of the grasslands of the world are found in the temperate zone. This zone lie in both the hemisphere. In the northern hemisphere, it lie between the Tropic of Cancer, which is also known as 23.5 degree north, and the Arctic Circle, 66.5 degree north. In the southern hemisphere, it lie between the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south, and the Antarctic Circle, 66.5 degree south. There are grasslands in many parts of the world. These areas have different names in different countries, such as steppes in Asia, pampas in South America, velds in Africa, and downs in Australia. तो ग्रासलैंड जो है वर्ल्ड के अनेक भागों में पाए जाते हैं, और मोस्टली ये टेम्परेट जोन, जो टेम्परेट जोन है जिसके बारे में हमने अर्लियर वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, जो कि 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है इक्वेटर जो है अर्थ को। जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो नीचे का पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। और टेम्परेट जोन जो है उसकी गाइस लोकेशन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है, इमेजरी लाइन, और जो आर्टिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, उनके बीच का जो रीजन है, जो एरिया है, वो टेम्परेट जोन के रूप में जाना जाता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन के नेम से। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो कि 23.5 डिग्री साउथ, और द एंटार्क्टिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो रीजन है उसे किस नेम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है साउदर्न टेम्परेट जोन। तो ग्रासलैंड जो है ज्यादा ऐसे ही एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। तो जो ये एरियाज हैं इनका जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर डिफरेंट नेम है। जैसे कि अगर आप एशिया के ग्रासलैंड्स की बात करेंगे तो उन्हें स्टेप्स बोलते हैं। अगर आप साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ पे इस रीजन को पम्पास कहा जाता है। अगर अफ्रीका की बात करें तो वो वेल्स
और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डॉन्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है उसके ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, प्रेरीज बोलते हैं, और इसी के ऊपर हमारा जो ये चैप्टर जो है बेस्ड है। प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स मिडो और ग्रासलैंड। It is the largest and the biggest wheat growing region in the world. The prairies grasslands are located in the central part of North America. The area is almost treeless. तो गाइस जिस टॉपिक के ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द ग्रासलैंड विच इज नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, और यू कैन से दैट द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। तो प्रेरीज जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन होता है मिडो और ग्रासलैंड। मिडो ग्रासलैंड ही होते हैं जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, और जो प्रेरीज हैं वो जो सबसे बड़ा रीजन है जहाँ पे ग्रो किया जाता है वीट को। प्रेरीज जो लोकेटेड कहाँ पे है, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके सेंट्रल पार्ट के अंदर लोकेटेड है, और ये जो एरिया है ट्रीलेस है, यानी यहाँ पे न के बराबर 0 ट्री है। लोकेशन क्या है, द प्रेरी ग्रासलैंड is located in the interior of North America and lie between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. However, today only about 1% of the prairies still exist. तो क्योंकि आज जो है एट प्रेजेंट जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है गाइस, स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है, जो सेंसस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्रासलैंड्स हैं उनका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। तो जो प्रेरीज हैं उसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट में लोकेटेड है, और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, जैसा कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, ये उसके बीच में मौजूद है। तो आज जो है सिर्फ 1% है प्रेरीज का, आज प्रेरीज का सिर्फ और सिर्फ 1% मौजूद है। अगर मान लीजिए कि earlier in past it is in 100 acres, now it is only in 1 acre. Self test, use the pictures to answer the questions. The pictures show one of the largest biomass of the world, name it. Study the picture and identify important feature of the biome. तो क्लाइमेट कैसा है गाइस प्रेरीज का, द प्रेरीज हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. दिस रीजन रिसीव मॉडरेट रेनफॉल इन विंटर, देयर इज हैवी स्नोफॉल अलोंग विद शावर ऑफ रेन. प्रेरीज का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट है समर के ड्यूरिंग्स और विंटर के ड्यूरिंग कोल्ड रहता है. एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बड़ा ही सख्त जो जलवायु यहाँ की है, और मॉडरेट रेनफॉल जो है ये पार्ट जो है ये रीजन जो है वो रिसीव करता है. विंटर में हैवी स्नोफॉल होती है और साथ में बूंदाबांदी होती है, शावर होती है रेन की. कौन कौन सी रिवर हैं जो यहाँ से पास होती हैं या जिससे इस रीजन को इरिगेट किया जाता है, द मिसिसिपी एंड द मिसूरी आर important rivers that flow through the prairies. Some of the important cities of the region include Chicago, Dallas, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा, मिनियापोलिस. तो गाइस जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर हैं वो है मिसूरी और मिसिसिपी. कुछ एक इंपॉर्टेंट सिटीज जो इस रीजन के हैं वो है शिकागो, दलास, टेक्सास, कोलोराडो, ओक्लाहोमा और मिनियापोलिस. नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड लिग्नाइट. कोल्स आर mined in large quantity in the prairies. Oil refineries have also been lately developed in these regions. The prairies are also known for their wind power. The region contributes substantially to wind power
in the United States of America. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जो लिग्नाइट कोल है वो उसकी खाने जो हैं लार्ज क्वांटिटी में प्रेरीज के अंदर मौजूद हैं। ऑयल रिफाइनरी वो भी बाद में यहाँ पे डेवलप कर ली गई थी। द प्रेरीज आर ऑल्सो नोन फॉर देयर विंड पावर। प्रेरीज को जो है उसकी विंड जो पवनीय ऊर्जा जो है उसके कारण भी जाना जाता है। द रीजन कंट्रीब्यूट, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है वो कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है सब्सटेंशियली टू विंड पावर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है उसकी विंड पावर में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। Information prairies once covered about 40% of the United States of America. However, only about 1% of the natural vegetation exists. स्टार्टिंग जो था गाइस, स्टार्टिंग में यूनाइटेड स्टेट की टोटल लैंड का 40% जो है प्रेरीज कवर किए हुए था। अब जो है केवल और केवल 1% जो है इसकी नेचुरल वेजिटेशन मौजूद है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधन कौन कौन से हैं? डेयरी फार्मिंग, एनिमल rearing, food processing, especially meat products and milk, form an important part of the economy. Intensive agriculture is practiced as it is most of the world, like seedings, sowings, irrigation, sprinkling, fertilizers, plowing, threshing, etc. is done by machine. डेयरी फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग और जो फूड प्रोसेसिंग है जिसमें कि मेन जो मीट प्रोडक्ट्स आते हैं और मिल्क जो है मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, वो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का पार्ट जो है प्रेरीज का है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे की जाती है और जो भी जो एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर की जिसमें सीडिंग आता है, शोइंग आता है, इरिगेशन आता है, स्प्रिंकलिंग आता है, फर्टिलाइजर्स आता है, प्लोइंग्स आता है, थ्रेशिंग आता है, ये सारी जो एक्टिविटी हैं उनको मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। Wheat farming take place on a large scale using sophisticated machines and producing more per acre. That is why the prairies are known as the wheat basket of the world. Wheat is exported to other countries of the world. Wheat farming जो है वो बड़े पैमाने पर की जाती है using sophisticated machine। जो sophisticated machine है, जो कुशल मशीनें हैं, उनका इस्तेमाल करके और क्या किया जाता है, ज़्यादा जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो पैदा मशीनों की कुशल प्रयास के साथ, कुशल यूज के साथ, स्किल के साथ ज़्यादा पैमाने पर खेती की जाती है और पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा लिया जाता है। इसी वजह से दैट इज़ वाई, यही रीज़न है द प्रेरीज, जो प्रेरीज हैं उन्हें वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वर्ल्ड की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। वीट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से जो वीट है उसे दूसरी कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड की वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बीफ कैटल आर डोमिनेंट इन दिस रीजन। शिप ranching is undertaken primarily for the production of wool. ब्रीडिंग और रेयरिंग, बीफ कैटल, जो बीफ कैटल है, जो गाय का मांस है उसके लिए, उसकी गाय के मांस के लिए गायों की ब्रीडिंग की जाती है और उनको रियर किया जाता है, पाला पोसा जाता है। यहाँ पे इस रीजन पे डोमिनेंट है, ये सबसे ज़्यादा कार्य जो है उनका प्रभुत्व है, वो ज़्यादा एक्टिविटी जो है होती है। शीप रेंचिंग इज अंडरटेकन, जो शीप की जो रेंचिंग है उसको भी अभी वो कार्यरत है, निर्माणाधीन है, यानी उसको भी अभी लागू किया जा रहा है। प्राइमरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूल, विशेष रूप से वूल प्रोडक्शन के लिए शीप जो रेंचिंग है उसको अभी प्रोसेस में किया जा रहा है। प्रेरीज फायर्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द renewals of grassland. They prevented the prairies from becoming a forest. जो प्रेरीज फायर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है ग्रासलैंड के रिन्यूअल के लिए, क्योंकि वो क्या करती हैं, प्रेरीज को फॉरेस्ट बनने से प्रिवेंट करती हैं।
क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स जो है यहाँ पे ग्रो की जाती हैं प्रेरीज के अंदर? द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज आर बेसिकली फार्मर्स. द मेजर क्रॉप्स ग्रोन हेयर इंक्लूड wheat, corn, soya beans, barley, rye, oat and cotton. जो मेन जो पीपल हैं जो यहाँ पे रहते हैं प्रेरीज के अंदर, वो बेसिकली क्या है, मूलभूत रूप से वो फार्मर्स हैं. और जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं उसमें वीट है, कॉर्न है, मक्का, सोयाबीन है, बरले है, जो है, राई है, ओट है, चई है और कॉटन है. 2/3 of the most prairies plants are below the soil. Some roots die each year and decompose, which adds organic matter to the soil, making it fertile. 2/3 of most prairies plants are below the soil. जो 2/3 जो प्लांट्स हैं वो प्रेरीज के वो सोल के नीचे ही रहते हैं, और हर साल जो है इनकी कुछ रूट जो है वो खत्म हो जाती हैं और डीकम्पोज हो जाती हैं, उनका अपघटन हो जाता है. डीकम्पोज मीन अपघटन हो जाता है, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मैटर जो है सोल के अंदर ऐड हो जाते हैं और सोयल को क्या कर देते हैं, फर्टाइल बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं. Vegetation. Trees are rare in the prairies except along the river. The climate is not suitable for growing trees. Grasses grow quickly during the spring season and change to hay in autumn. European settlers used to use the prairies first for grazing cattle and then as a farmland. Trees are rare. Rare means बहुत कम, दुर्लभ. Rare mean दुर्लभ, बड़े कम पाए जाते हैं ट्रीज जो हैं, एक्सेप्ट अलोंग द रिवर. रिवर जो हैं उनके किनारों को छोड़ दें तो ट्रीज आपको बहुत कम मिलेंगे, दुर्लभ ही मिलेंगे. द क्लाइमेट इज नॉट सूटेबल. इसका कारण है कि जो क्लाइमेट है वो ट्रीज के ग्रोइंग के लिए सूटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है. ग्रासलैंड जो है स्प्रिंग सीजन में बड़ा तेजी से ग्रो करता है और हे के अंदर, भूसे के अंदर चेंज हो जाता है ऑटम के अंदर. यूरोपियन जो सेटलर थे वो प्रेरीज को सबसे पहले ग्रेजिंग कैटल को ग्रेज करवाने के लिए, चराने के लिए, मवेशी पशुओं को चरवाने के लिए इन प्रेरीज का इस्तेमाल किया करते थे, और उसके बाद उन्होंने इसे फार्म लैंड के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया. द रूट ऑफ द स्विच ग्रास कैन बी 11 फीट डीप. जो स्विच ग्रास है गाइस, उसकी जो रूट है वो 11 फीट तक गहरी हो सकती हैं. Wildlife. Bison was widely seen in the prairies. However, now they are on the verge on extinctions because of indiscriminate hunting. They are now protected in the national parks. Bison जो जंगली भैंसा है उसे प्रेरीज के अंदर बहुत मात्रा में पाया देखा जा सकता था. आज जो है ये एक्सटिंक्शंस की स्थिति पे पहुंच गया है, विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि जो इनडिस्क्रिमिनेट जो हंटिंग हो रही है, जो निर्दयी तरीके से जो शिकार की वजह से ये विलुप्त की कगार पर पहुंच गया है. आज इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है नेशनल पार्क्स में. राष्ट्रीय जो पार्क्स हैं उनके अंदर इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है. द अदर एनिमल्स दैट इनहैबिट दिस रीजन्स इंक्लूड coyote, badgers, fox, and prairie dogs. Golden eagle, hawk, falcon, and quail are some of the common birds found in this region. The other animal, दूसरे जो एनिमल हैं that inhabits, जो यहाँ पे निवास करते हैं इस रीजन के अंदर, उसमें है कोयोट, बॉजर, फॉक्स और प्रेरीज डॉग्स. गोल्डन ईगल, हॉक और फोकन और क्वेल जो हैं वो कॉमन पक्षी यहाँ पे इस रीजन पे पाए जाते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल. लोगों का जीवन कैसा है इस रीजन का? कैटल एंड काउबॉय. Cattle and cowboys play an important role in the prairies. Cowboys were considered the working class of the cattle industries. The historic cowboy of the prairies belongs to a number of ethnic groups.
reflecting American society. Most of them were African American, English, Irish, German, and French immigrants also settled in the prairies. They were bound together by the reputation of their outfit, the teamworks, and shared harsh condition of working on the grassland. Cattle और काउबॉय, मवेशी और जो काउबॉय हैं जो उनको रियर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो प्रेरीज के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काउबॉयज वर कंसीडर, काउबॉयज को क्या माना गया था? वर्किंग क्लास मानी गई थी कैटल इंडस्ट्रीज की। जो मवेशी उद्योग हैं उसकी वर्किंग क्लास के रूप में माना गया था। हिस्टोरिक काउबॉयज, जो ऐतिहासिक जो काउबॉय हैं ऑफ प्रेरीज, प्रेरीज के जो हिस्टोरिक काउबॉय हैं बिलोंग्स टू अ नंबर ऑफ एथनिक ग्रुप। वो क्या है? एक एथेटिक ग्रुप से बिलोंग करते थे जो कि अमेरिकन सोसाइटी की रिफ्लेक्टिंग है, जो कि अमेरिकन सोसाइटी से आते थे। मोस्ट ऑफ देम वर अफ्रीकन अमेरिकन, उनमें से जो ज़्यादातर काउबॉयज थे वो अफ्रीकन और अमेरिकन दोनों से बिलोंग करते थे। इंग्लिश, आयरिश, जर्मन और फ्रेंच जो इमिग्रांट्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो आयरलैंड से आए हुए हैं, जो जर्मनी से आए हैं, जो फ्रांस से आए हुए हैं, जो प्रवासी हैं, वो प्रेरीज के अंदर सेटल्ड हो गए थे। दे वर बाउंड टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, बंधे हुए थे। बाय द रेपुटेशन ऑफ देयर आउटफिट, वो अपनी आउटफिट की वजह से, अपने कौशल की वजह से, कौशल की रेपुटेशन की वजह से वो एक दूसरे के साथ बाउंड हैं। द टीम वर्क एंड शेयर हार्श कंडीशन ऑफ वर्किंग ऑन द ग्रासलैंड, जो उनका टीम वर्क है और उस हार्श कंडीशन जो है वर्किंग, जो कठिन परिस्थितियां हैं कार्य करने की, उनकी साझा करने की स्थिति की वजह से वो एक दूसरे के साथ बाउंड है। The guys that we have studied in this lesson before, this is the memory plus. Most of the grasslands of the world are found in the temperate zones. The prairies grasslands are located in the central part of the North America. The Mississippi and the Missouri are important rivers that flow through the prairies. The region contribute substantially to the wind power in the United States of America. Grasses grow quickly during the spring season and change to hay in autumn. So guys, ये लेसन जो आपका है इसे आपने अच्छे से स्टडी करना है ताकि आपको एक्सरसाइज करते समय प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बार बार वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। तो सबसे पहला जो आपका एक्सरसाइज में है ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। तो गाइस जो ये आंसर हैं, ओरली क्वेश्चन आंसर हैं, जो एक्सरसाइज है इसे आपने फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। आपको पीडीएफ जब सेंड कर दी जाएगी तब, उससे पहले आपने क्या करना है, ओरली क्वेश्चन आंसर करने हैं, टिक द करेक्ट, सेल्फ सोल्व करने का ट्राई करना है, फिलिंग द ब्लैंक सेल्फ सोल्व करने का ट्राई करना है। राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, इनकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, लेकिन आपने सेल्फ जो है रफ नोटबुक के पे इनको सॉल्व करके ट्राई करना है कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है इस वीडियो के माध्यम से, आप कितना समझ पाए हैं इस लेसन को। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चंस के वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो गाइस बार बार वीडियो को देखें लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।